नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका ब्रेन ग्रो की इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग वर्कशॉप के चौथे दिन के सेशन में। तो आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सातों चक्रों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं ऑल ओवर द बॉडी, और ये जो नाड़ियां हैं ये अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस होती हैं। जहां जहां पर ये नाड़ियां क्रॉस होती हैं वहां वहां पर ये एनर्जी सेंटर्स बनते हैं। इन एनर्जी सेंटर्स को ही हम चक्रास कहते हैं। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये नाड़ियों के संगम स्थान भी कहे जाते हैं। यूं तो बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम जिन इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात करते हैं या चक्रास की बात करते हैं वो 7 उनको माना गया है। यौगिक ग्रंथों में इन्हें शरीर के कमल भी कहा गया है और इसी को हम कहते हैं चक्रा। सो व्हाट इज चक्रा? चक्रा इज एनी एनर्जी विच इज रिवॉल्विंग। मतलब हमारे शरीर में इन 7 पॉइंट्स पर जो एनर्जी रिवॉल्व हो रही है उसे हम चक्रा कहते हैं। ये एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, इसलिए इसको हम चक्रा कहते हैं। अब ऐसे 7 चक्रास होते हैं और हर एक चक्र का अपना एक खुद का इंपॉर्टेंस होता है। हर एक चक्र के एक एनर्जी से, एक इमोशन से रिलेटेड होता है वो, और उस वजह से हमारी बॉडी में इमोशंस बनते हैं। तो इसी को हमें डिटेल में समझना बहुत जरूरी होता है। हर एक चक्र के बारे में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली इसका क्या काम है, ये कहाँ स्थित होता है और इसके वजह से क्या अच्छे इमोशंस जनरेट होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चक्र जो होता है वो होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो लोकेटेड होता है दैट इज एट द बेस ऑफ द स्पाइन। ये सबसे स्टार्टिंग का चक्र रहता है। ये चक्र इट इज रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, उसमें से ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है या अर्थ एलिमेंट का इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट रहता है। अब इस चक्र में जो एनर्जी रहती है वो 2 अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। पहला फॉर्म ये रहता है कि इस चक्र की वजह से आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म आता है, कुछ करने को चाह रहती है, वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे को कुछ करना है, और यही एनर्जी अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर जनरेट हो रही है तो वहां पर अपोजिट होता है। वो व्यक्ति फिर कुछ करना नहीं चाहता या कुछ कर नहीं पाता है। इसके अलावा जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती है, उनकी एनर्जी इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मूलाधार चक्र इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक्चुअली इट इज द बेस चक्र। तो बेस चक्र से जो एनर्जी ऊपर जाएगी तो उस एनर्जी का ऊपर तक अच्छे से जाने के लिए आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब जब एनर्जी मूलाधार से ऊपर आती है तो इसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जो चक्र है, इस चक्र में जो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है वो अगेन 2 फॉर्म में होती है। एक फॉर्म ऐसा रहता है कि जब स्वाधिष्ठान चक्र में जब एनर्जी आती है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप जो कुछ भी काम करते हो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने लगते हो। जो भी आप काम करोगे वो थोड़ा हट के करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स कर पाओगे। तो जो आपका बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें फर्क दिखने लगता है। और अगर इसके दूसरे फॉर्म की बात करें तो जब ये एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में फंक्शन करती है तो वहां पर लस्ट आती है, बिकॉज दिस चक्र इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड जेनिटल ऑर्गन्स। तो यहां से
आपको जो सेक्स के रिलेटेड फीलिंग्स आती हैं उसमें व्यक्ति एंगेज्ड हो जाता है। तो या तो व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है और या तो उसके थॉट्स लस्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। तो एनर्जी जब भी स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पर आती है तो वहां पर या तो क्रिएटिविटी के थॉट्स आएंगे, कुछ क्रिएटिव चीजें करोगे, और उस टाइम पर अगर आपने कुछ क्रिएटिव नहीं किया तो ये एनर्जी नेगेटिवली इंपैक्ट दिखाती है, यानी कि लस्ट फैक्टर हावी हो जाता है। अगर यहां पर लस्ट का ज्यादा प्रभुत्व दिख रहा है तो यहां से एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे जाएगी और फिर इनर्शिया आ सकता है। जब ये ऊर्जा उस चक्र पर ही एकत्रित रहती है तो व्यक्ति के जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। और ये सब करते करते उस व्यक्ति का जीवन जब व्यतीत हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा और फिर हाथ खाली ही रह जाएंगे। एक और बात, जैसे मूलाधार चक्र इज रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट, वैसे ही स्वादिष्ठान चक्र इज रिलेटेड टू द वाटर एलिमेंट। अब हम अगले चक्र के बारे में बात करेंगे। अगला चक्र का नाम है मणिपुर चक्र, जो कि स्टमक रीजन के पीछे स्थित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित रहती है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी भी कहा जाता है। ये व्यक्ति दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मणिपुर चक्र से भी दो तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जेलेसी जैसी फीलिंग्स का होना, किसी और के पास कोई चीज है उस चीज को हासिल करने की फीलिंग, ये नेगेटिव फीलिंग है। या इसको लालच के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर ये ऊर्जा नेगेटिव इम्पैक्ट करे तो हो सकता है कि उस चीज को पाने के लिए व्यक्ति गलत रास्ता भी पकड़ सकता है। और अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट एनर्जी की बात करें तो मणिपुर चक्र से जो जॉय की फीलिंग भी आती है, जिससे जॉयफुलनेस बढ़ता है। आपने महसूस किया होगा जब आप बहुत जोर से हंस रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो, तो उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा फीलिंग आती है वो हमारे पेट के रीजन के पास महसूस होती है, क्योंकि नाभि के पास में ही वही चक्र है जो आपको जॉयफुलनेस की फीलिंग को जनरेट करके देता है। तो या तो आप जॉयफुल हो सकते हो, नहीं तो आप ग्रीडी हो सकते हो इस चक्र के रिगार्डिंग। और अगर आपने जॉयफुलनेस को एक्सपीरियंस किया तो एनर्जी एनहांस होकर ऊपर जाएगी, और नेगेटिवली इंपैक्ट किया तो वह नीचे की ओर जाएगी। तत्व की बात करें तो ये जो मणिपुर चक्र है इट इज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट, क्योंकि ये स्टमक एरिया है और ये स्टमक एरिया से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो स्टमक एरिया होती है वहां पे फायर रहती है, अग्नि का वास रहता है। अग्नि की वजह से ही तो हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो पाता है। तो जो डाइजेशन का पार्ट है ये इस चक्र से आता है, इससे जॉयफुलनेस भी आती है। अगर नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति जेलस या ग्रीडी हो सकता है। अब बात करते हैं हम चौथे चक्र के बारे में। इसका नाम है अनाहत चक्र। ये छाती के रीजन के पीछे की तरफ स्थित होता है। इसको हम इसलिए हार्ट चक्र भी कहते हैं। इससे या तो व्यक्ति को किसी चीज का फियर आ सकता है। आप देखो, जब भी आपको बहुत ज्यादा फियर लगता है, कोई डर लगता है, तो आप याद करो कि आपके चेस्ट में पेन जैसा होने लगता है। तो ये जो पेन है इट इज ड्यू टू दी अनाहत चक्र। उसके बाद अगर इसके पॉजिटिव साइड की बात करें तो वो होता है लव, वो होता है प्रेम। आप जब भी किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो या किसी काम के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो तो ये जो आपके लव की फीलिंग है वो आपके चेस्ट रीजन से जनरेट होती है। और इस रीजन की जो तत्व की अगर बात करें तो यहाँ पर लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, यानी कि हवा होती है। यहाँ पर ना वाटर है ना ही फायर है, यहाँ पर एयर का ज्यादा प्रोपोर्शन होता है। दैट इज वाई इट इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट। तो या तो आपकी लव की फीलिंग ज्यादा आ सकती है या तो
फियर की फीलिंग आ सकती है फ्रॉम दिस चक्र। अनाहत चक्र से हेट्रेड की फीलिंग भी आती है। अब हेट्रेड का कैसे? हम देखते हैं कि जब ब्रेकअप होता है किसी का, ब्रेकअप होने के बाद सामने वाले के बारे में आप बहुत नेगेटिवली सोचने लगते हो, तो उसके वजह से जो आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज हेट्रेड। तो हेट्रेड की जो फीलिंग है वो इस चक्र से जनरेट होती है। तो यानी कि अगर आप किसी को हेट करते हो या हेट करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपकी एनर्जी डाउनवर्ड जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि इस चक्र को अगर आपको बैलेंस करना है, इसको हेल्दी रखना है, तो माफ करना सीखें, फॉरगिवनेस रखें, लोगों को माफ करें, जिससे कि ये जो चक्र है ये स्वस्थ बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो हम फिर से बात करते हैं, यदि आपने अगर किसी को हेट करना स्टार्ट कर दिया है तो ये एनर्जी डाउनवर्ड जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। पर ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपके लिए लव की जो फीलिंग है, प्रेम की जो भावना है, वो ज्यादा जरूरी होती है। अब इस चक्र के बाद अगले चक्र के बारे में बात करते हैं। अगले चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। इट इज एग्जैक्टली लोकेटेड एट दी थ्रोट रीजन और ये आपको ग्रेटफुलनेस देती है। ग्रेटफुलनेस का उल्टा क्या होता है? ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपको कुछ भी लेना देना ही नहीं है। आपके पास बहुत कुछ होता है, आप उसको देख नहीं पाते, ये उसका नेगेटिव साइड हो गया। अब ग्रेटफुलनेस होता क्या है कि आपके पास बहुत कुछ है और ये आपको दिखता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, वहां पर आप कोई इमोशनल सीन होता है तो आप उस मूवी को रिलेट करते हो अपनी रियल लाइफ से, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही ये इमोशन बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हैं, मतलब आंसू निकलने ही वाले हैं, तो आपका जो थ्रोट के पास आपको एक चोकिंग सी फीलिंग फील होती है। और ये जो चोकिंग की जो फीलिंग है ये इसी चक्र से आती है। इस चक्र का सीधा जुड़ाव कम्युनिकेशन से भी होता है। इस लिहाज से यदि आपके स्वयं या किसी के साथ कम्युनिकेट करने में या फीलिंग्स को पॉजिटिव रूप से एक्सप्रेस या एक्सचेंज करने में परेशानी होती है, तो सीधे सीधे इसका अर्थ है जो कि आपके गले के चक्र में या कि बाधा है, या फिर वो वहां पे कोई ब्लॉकेजेस हैं। ऐसे में अकेलापन, अविश्वास, मानसिक तनाव ये सब पनपता है। ऐसे में व्यक्ति या तो नकारात्मक शब्दों का चयन ज्यादा करता है। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सदैव सकारात्मक, सदैव पॉजिटिव, आशावादी रुख अपनाने का प्रयास करें। यदि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का दुख या किसी प्रकार की अनचाही भावना को लेकर बैठे हैं तो तुरंत उससे दूरी बना लें। अब अगले चक्र की बात करें तो दैट इज थर्ड आई चक्र। तो आपने देखा कि हमने सारे एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली। हमने अर्थ को देखा, हमने वाटर को देखा, हमने फायर को देखा और एयर की भी बात कर ली। अब बारी आती है स्पेस की। जब स्पेस की बात आती है तो एक वर्ड आता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी वर्ड आता है रिलेटेड टू विजडम। जैसे ही आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ थर्ड आई तक जाती है तो इस चक्र से आपको बहुत अच्छा सा एक अवेयरनेस मिलता है, बहुत ही ज्यादा हाइटेंड अवेयरनेस रहती है। इसमें विजडम आती है। विजडम मतलब चीजों के परे भी देख पाते हो आप, चीजों के पीछे क्या हो रहा है। एक्चुअली इसके अलावा आप यूनिवर्स के सीक्रेट को भी जान पाते हो कि ये यूनिवर्स कैसे चलता है। और ये सब चीजें जो है ये लॉजिक के बियॉन्ड भी हो सकती हैं। मतलब शायद आप ये अनुभव किसी को एक्सप्लेन ना कर पाओ, लेकिन खुद ब खुद समझ पाते हो। और अगर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ तो आपको बहुत ज्यादा एंगर आता है। आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपके माथे पर कुछ सेंसेशंस होते हैं। दैट इज वेयर योर थर्ड आई चक्र इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिहाइंड द एरिया बिटवीन आईब्रोज। ये चक्र दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी के पीछे स्थित होता है। यहां पर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। ये चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो चक्र है यहां पर रियल नॉलेज आती है। अभी तक
उसने जो कुछ भी, उस व्यक्ति ने जो कुछ भी नॉलेज ली है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, या तो वो पढ़ के प्राप्त किया है, कुछ देख करके प्राप्त किया है, कुछ रीड करके प्राप्त किया है, कुछ सुन करके प्राप्त किया है, लेकिन ये जो नॉलेज यहां से प्राप्त होती है, ये नॉलेज एक्चुअली हायर सोर्स से प्राप्त होती है, और इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। व्यक्ति अपने विचारों को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। ऐसा व्यक्ति का जो दिमाग है, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालने का उसके अंदर एक सक्षमता आ जाती है, वो सक्षम हो जाता है। ये व्यक्ति टेलीपैथी और माइंड रीडिंग जैसी प्रक्रिया को भी आसानी से कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे शहर में बैठे व्यक्ति तक बिना किसी बात किए पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी का दिमाग भी पढ़ सकते हैं। व्यक्ति में खुद के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी आ जाती है। व्यक्ति में डर का भाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति हमेशा खुश और आनंदित महसूस करता है। ये तो इसके पॉजिटिव साइड की बात हुई, पर अगर हम इसी चक्र को बैलेंस नहीं रख पाते, अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है, तो व्यक्ति को सिर दर्द या आंखों की समस्या भी हो सकती है, या रात को डरावने सपने आना, ठीक से नींद ना आना, घबराहट होना, तनावग्रस्त होना तथा दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये था सब थर्ड आई चक्र के बारे में। अब हम बात करेंगे आखिरी चक्र के बारे में, इसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। इसको क्राउन चक्र भी कहा जाता है। जब इस चक्र तक एनर्जी पहुंच जाती है तो एक ब्लिस वाला स्टेट आ जाता है। यहां वननेस होती है, यहां फिर डुअलिटी नहीं रहती है। वननेस का मतलब है कि जो चीज संपूर्ण है तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं होती है, एंड दैट इज वाई वो एक ही है, दैट इज वननेस। वननेस की फीलिंग आती है और यहां पर कुछ रहता ही नहीं है। इट इज अल्टीमेटली अ वेरी वेरी ब्लिसफुल स्टेट। और अगर आपने एक बार भी इसको अगर अनुभव कर लिया तो आपको पता चलेगा वहां पर टाइम को आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हो। टाइम आपके लिए मैटर ही नहीं करता। तो जब आप 7वें चक्र तक पहुंच जाते हो तो आपने पूरी जर्नी को कंप्लीट कर लिया। लेकिन कभी कभी ये एनर्जी डाउनवर्ड भी हो सकती है, जो कि नेचुरली होती रहती है। इसको ऐसे समझिएगा कि मानो आपकी एनर्जी टॉप तक पहुंच गई है और फिर आपके अंदर कोई नेगेटिव हो गया है या कोई नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, तो आपकी एनर्जी ये थर्ड आई तक पहुंचेगी। अब आपको एंगर आएगा, आपका एंगर बढ़ रहा होगा, नेगेटिव हो रहे हो आप, इसकी वजह से एनर्जी अगेन डाउनवर्ड जा रही है। इसके बाद ये थ्रोट चक्र पर पहुंचती है, तो यहां पर आपकी वाणी में फर्क दिखेगा, या गले या गर्दन से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है। नकारात्मक विचार बढ़ेंगे तो एनर्जी ये चेस्ट तक पहुंचेगी। अनाहत चक्र से आपको फिर कोई फियर का फीलिंग आ सकती है, लव की नहीं आएगी। उसके बाद एनर्जी स्टमक रीजन में चली गई, यहां पर हैप्पीनेस है या जॉयफुलनेस थी, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग थी। अपोजिट हो गया तो शायद वो सौरो हो सकता है। एनर्जी फिर से नीचे गई और नीचे गई तो एनर्जी स्वादिष्ठान तक पहुंच गई। स्वादिष्ठान पर क्रिएटिविटी थी, तो क्रिएटिविटी की जगह अब लस्ट ने ले ली। लस्ट की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और ड्रेन हो रही है, और फाइनली आप मूलाधार पर पहुंच गए, जहां पर नेगेटिविटी की वजह से एंथुजियाज्म नहीं रहा, और फाइनली आप फिर बेस तक चले गए। तो ये ऐसे ही काम करती है, नीचे से ऊपर आती है और ऊपर से नीचे जाती है। एनर्जी बार बार मूव होती रहती है। इसी को कोई कुंडलिनी कहता है, कोई इसको कॉन्शियसनेस बोलता है। तो ये बदलाव हमारे शरीर में बार बार होते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जब ये एनर्जी बॉटम टू टॉप जाती है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्व गति, मतलब आपकी एनर्जी ऊर्ध्व यानी कि ऊपर जा रही है। और जब ये एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम आती है तो इसको कहते हैं अधोगति। सो ये साइंस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैंने बहुत मेहनत से इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको ये बताई है
और बहुत ही सरल शब्दों में बताइए। ये सब जानने के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूं, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। तो अब आप प्रॉपर रीजन से इसको समझ पाएंगे कि आपकी एनर्जी कहां पर जाकर ब्लॉक हो रही है। और जब आपको ये पता चलेगा तो आप जब मेडिटेट करोगे तो नेचुरली आपकी एनर्जी फिर इनहैंस होने लगेगी। तो इस सेशन में इतना ही था। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।